नमस्कार साथियों 8th पे सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की दोस्तों बात करने जा रहा हूं। आखिर सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर जारी कर सकती है। इसके साथ ही दोस्तों 18 महीने का जो डीआर बाकी है कोरोना काल का, सरकार उसको कब जारी करेगी और 8th सीपीसी के बारे में दोस्तों कब इनकी कमेटी रिपोर्ट देगी, दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहा है। इसके साथ ही दोस्तों जो पूर्व सैनिक को दोस्तों पेंशन के साथ साथ विकलांग पेंशन भी मिलती थी, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने विकलांग पेंशन को हटा दिया, रोक दिया, जिस पर दोस्तों 70 पूर्व सैनिक विकलांग पेंशन के लिए हाई कोर्ट गए, तो वहां से दोस्तों हरी झंडी मिल गई और केंद्र सरकार का जो आदेश था पेंशन रोकने का, विकलांग सैनिकों का जो विकलांग पेंशन मिलती है उस पर दोस्तों स्टे लगा दिया। इसके साथ ही दोस्तों एसीपीसी में केंद्रीय वेतन आयोग के निदेशक की नियुक्ति भी हो गई है। आखिर वो कौन है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आते साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 8th सीपीसी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों भारत सरकार द्वारा 2012 बैच के IDAS अधिकारी आशीष यादव को 8th पे कमीशन आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आशीष यादव जी हैं जो कि दोस्तों निदेशक इनके बना दिए गए हैं 8th पे सीपीसी के। और यहाँ पर साफ दिया सब्जेक्ट फिलिंग अप टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर 8th सेंट्रल पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिप्यूटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। तो यहाँ पर दोस्तों 3 फरवरी का लेटर है। सबसे बड़ी खबर है कि निदेशक जी की दोस्तों इसमें ज्वाइनिंग हो गई है, तो अभी 8th सीपीसी और तेजी से काम करेगा। इसके साथ ही बजट का दोस्तों इसमें प्रावधान भी हो गया है। सरकार ने बजट भी जारी कर दिया 8th सीपीसी के लिए। करीब 23 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है इसमें दोस्तों 8th सीपीसी के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर वेतन आयोग का ये दोस्तों क्या मैटर है, कितना फिटमेंट फैक्टर ले सकता है। देखिएगा स्क्रीन में एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ और लेटर में पढ़ के सुना रहा हूँ कि लेटर क्या है। देखिएगा 8वें वेतन आयोग की खबर, उपायुक्त कारक 1.60 से आगे क्यों जा सकता है वेतन और पेंशन पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर 1.60 से आगे जा सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम सवाल यह है कि नए वेतन ढांचे को निर्धारित करने वाला संभावित फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। हालांकि सरकार दोस्तों अभी टाल रही है, इसको बता नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि डीए 60% तक पहुंच गया है, जिससे आधारभूत स्तर निर्धारित हो गया है। इस बैच के लिए फिर से शुरू होने का कारण नवीनतम सीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े हैं। दिसंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई आईडब्ल्यू 148.2 होने के साथ जनवरी जून 2026 के लिए 2% महंगाई भत्ता डीए वृद्धि की पुष्टि हो गई है, जिससे 7वें वेतन आयोग के कुल तहत लगभग 60% यानी डीआर दिया जाएगा। और दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह 8वें वेतन आयोग की अवधि में पहली डीए वृद्धि होगी। हालांकि आयोग स्वयं औपचारिक अधिसूचना का प्रतीक्षा कर रहा है। यह सच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपायुक्त कारक आमतौर पर पिछले वेतन आयोग के कार्यकाल में अर्जित महंगाई यानी डीए पर आधारित होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो 7th पे आयोग की शुरुआत में 100 का मूल वेतन महंगाई भत्ते को ध्यान में रखने के बाद प्रभावी रूप से 160 हो जाता है, जिसका अर्थ है न्यूनतम उपयोगिता कारक 1.60 हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोविड काल का जो 18 महीने का जो डीआर था उसका क्या होगा। तो इसके लिए भी दोस्तों देखिएगा एक आर्टिकल है हमारे पास, कोविड काल में महंगाई भत्ता डीए पर रोक। 2020-21 के दौरान डीए की 3 किस्तों पर रोक दी गई थी और उन्हें कभी बहाल नहीं किया गया। यदि इसका भुगतान कर दिया गया होता तो आज डीए की राशि संभवतः 4% से काफी अधिक होती, जिससे उच्चतर रीसेट की मांग और मजबूत होती है। कार्यान्वयन में देरी, यदि 8वें वेतन आयोग की को जनवरी 2026 से प्रभावी मान भी लिया जाए तो भी वास्तविक कार्यान्वयन में 2 साल तक का समय लग सकता है। इस अवधि के दौरान महंगाई भत्ता डीए बढ़ता रहेगा, जिससे नए वेतनमान लागू होने तक संचय डीए 80-90% तक पहुंच सकता है, जो 1.8 या 1.9 के करीब फिटमेंट फैक्टर की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर है वो 1.8 या 1.9 हो सकता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों तीसरी बड़ी खबर है वो है पेंशनर के दोस्तों। तो यहाँ पर 70 से अधिक पूर्व जो सैनिक हैं उनको दोस्तों विकलांग पेंशन मिलती रहेगी। देखिएगा सशस्त्र बलों के 70 से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी जीत में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सशस्त्र
बल न्यायाधिकरण यानी AFT द्वारा दिए गए विकलांगता पेंशन पुरस्कारों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की 70 से अधिक रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि सेवा के दौरान विकलांग हुए सैन्यकर्मी विकलांगता पेंशन के हकदार हैं। अदालत ने रक्षा मंत्रालय के इस तर्क को खारिज कर दिया। ऐसे लाभों से इनकार करने वाले मेडिकल बोर्ड के फैसले के अंतिम थे और न्यायिक समीक्षा से परे थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि विकलांगता का सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं है। यह साबित करने का दायित्व अधिकारियों पर है, न कि पूर्व सैनिकों पर। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि सैन्य कर्मियों को जो अभिमानों उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और फील्ड पोस्टिंग में तैनाती के दौरान उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उन्हें केवल इसलिए लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि मेडिकल बोर्ड बिना उचित तर्क से उनकी बीमारियों को जीवन शैली संबंधित बीमारी करार देता है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सरकार को झटका लगा है। आखिर आप पेंशन के साथ साथ ये विकलांग पेंशन क्यों नहीं दोगे? तो फिलहाल साथियों ये 3 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।